हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में जो हिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, हिस्ट्री सेक्शन से टोटल 15 प्रश्न पूछे गए थे 2019 में। इन सारे के सारे आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है आज का, with reference to the Mughal India, what is are the differences between जागीरदार एंड जमींदार। ठीक है, तो जागीरदार और जमींदार में दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो देखो, हमारा जो मुग़ल इंडिया से पहले भी बात करोगे तो जागीरदार थी, जो दिल्ली सल्तनत थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और इक्ता सिस्टम, ठीक है, इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि इक्ता सिस्टम में क्या होता था, मान लो पूरे एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया को डिफरेंट लैंड में डिवाइड कर दिया जाता था और उसका हेड जो होता था, यही इक्ता सिस्टम होते थे, उसका हेड जो होता था उसको जागीरदार उसको बना दिया जाता था। ठीक है, तो जागीरदारी क्या करता था, यहाँ पे पूरे लैंड पे कंट्रोल करता था, रेवेन्यू पे कंट्रोल करता था, और जिसको मिलता था उसी की लाइफ टाइम तक वो रहता था उसके पास। यदि मान लो ए बंदे को मिला लैंड का जागीरदार, उसको बनाया गया, तो यदि ए की डेथ हो जाती है तो जो लैंड होगी वो रिटर्न हो जाती थी किसके, किंग, यानी कि जो इम्पेरर होती थी उसको रिटर्न हो जाती थी। लेकिन ज़मींदार में आप देखोगे तो ज़मींदार में ऐसा नहीं, ज़मींदार भी लैंड का हेड एक ज़मींदार होता था, लेकिन जो उसके डेथ के बाद लैंड उसके जो बेटे होते थे उसके पास हो जाती थी, जनरेशन टू जनरेशन पास होती थी, ना कि डेथ के बाद उस जो लैंड होता था वो पर्टिकुलर किंग या इम्पेरर को रिटर्न होता था। तो ये हमारी दो मेजर डिफरेंसेस है, और कि ज़मींदारी हमारी हेरिडेटरी थी और जागीरदार हमारी हेरिडेटरी नहीं थी। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे। जागीरदार वेर होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लियो ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, वेर जमींदार वेर होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, तो ये भी हमारे गलत है। जागीरदार फिर होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट लियो जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। ये भी रेवेन्यू के लिए यहाँ पे असाइन किया जाता था। बाद में जागीरदार, बड़े जो जागीरदार होते थे वो नवाब की तरह हो जाते थे, जैसे लखनऊ का नवाब हो गए। ठीक है, तो इस तरह से होती है। पहला स्टेट हमारी गलत हो जाती है। दूसरा, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर हेरिडेटरी। देखो, हेरिडेटरी नहीं होता था जागीरदार में, ये हमारी उनकी डेथ के बाद ये रिटर्न हो जाता था लैंड। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारी गलत है। वेयर रेवेन्यू राइट और जमींदार वेयर नॉट हेरिडेटरी। ठीक है, दोनों ही अपोजिट यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 का डी आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 एंड 2। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों आज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 की जो चार्टर एक्ट है उसमें मेन बात की गई थी कि जो ब्रिटिश मर्चेंट थे उनको, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो ब्रिटिश मर्चेंट थे उनको भी अलाउ किया गया इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अंडर द लाइसेंस सिस्टम। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो हमारी ज़्यादातर हट गई थी, लेकिन चाइना और जो टी की ट्रेड थी उसमें मोनोपोली बरकरार थी। और जो कंपनी का रूल था वो एक्सटेंड कर दिया गया था अनदर 20 ईयर के लिए। तो ये हमारी 1813 की एक्ट में थी। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। इट इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। बिल्कुल ही सही है पहला स्टेटमेंट। तो पहला यदि सही है तो आप यहाँ पे बी को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है, इट एसेटेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय कंपनी। बिल्कुल ही सही है, क्योंकि 20 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया था। तो दूसरा भी हमारी सही है, तो आप यहाँ पे सी को रिमूव कर सकते हो। तीसरा यहाँ पे है, द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये बिल्कुल ही गलत है। अभी भी रेवेन्यू जो होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कंट्रोल की जाती थी। 2 का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली। अब तीसरी की बात करें दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो 1906 में स्टार्ट हुआ था, जब हमारी बंगाल का स्प्लिट हुआ था, डिवीजन हुआ था, उसके बाद हमारे स्टार्ट किया गया था। आप कमेंट करके बताना कि किस बंदे के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे, यानी फाउंडर कौन थे, स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे आप देखोगे विथ रेफरेंस तो स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन
क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। देखो ये हमारा बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट में स्वदेशी की जो चीज़ें हैं उनका यहाँ पे रिवाइवल की बात की गई थी, और इसके लिए यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बंगाल में आई थिंक यहाँ पे स्वदेशी जो हमारी टेक्नोलॉजी थी उसको रिवाइवल की बात की गई थी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आप 1906 में स्टार्ट किया गया था, और इसके जो फाउंडर थे वो सतीश चंद्रा मुखर्जी थे। ठीक है, जिसमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी का प्रमोट किया जाता था। तो तीनों, तीसरा का दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो 3 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चौथा है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और लीडर यहाँ बात की गई है। यहाँ पे पहला है ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग। ठीक है, ये हमारे 30 अक्टूबर 1932 को ये बनाया गया था, और इसको बोलते हैं हरि सेवक संघ भी बोलते हैं, जो महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही हमारी सही है, ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी द्वारा बनाई गई थी 1932 में। दूसरा, ऑल इंडिया किसान सभा सरावस्ती। ठीक है, अच्छा हाँ, ऑल इंडिया किसान सभा, इसकी बात करोगे तो ये हमारी पीजेंट फ्रंट थी जो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाई गई थी, और 1936 में बनाई गई थी। इसके जो फाउंडर थे वो हमारी थी शाहजनानंद सरस्वती। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारी सही है। तो 1 और 2 आप देखोगे तो हमारी सही है, तो ए आप रिमूव कर सकते हो और सी को रिमूव कर सकते हो। अब देखते तीसरा, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ये पूरे साउथ एशिया में चलाई गई थी, और ये हमारी बैकवर्ड जो हमारी कम्युनिटी थी उसको इनकरेज करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो 1925 में बनाई गई थी। ये आप देखोगे तो ये हमारी जो रामा स्वामी नाइकर थे उनका ये फाउंडर किया गया था। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाती है, तो 4 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। पांचवा दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। अब देखो ये भी हमारा थोड़ा सा फैक्चुअल है, हड़प्पन साइट कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा, सोहगौरा। ठीक है, सोहगौरा आप देखोगे तो ये हमारी हड़प्पन साइट नहीं है। यहाँ पे कॉपर प्लेट की इंस्क्रिप्शन मिली हुई है जो 3rd BC से बिलोंग करती है, और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा का सी हमारा आंसर हो जाएगा, सोहगौरा, और बाकी हमारा हड़प्पन साइट से बिलोंग करते हैं। छठा यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्क्रिप्चर इंस्क्रिप्टेड इन रान्यू अशोका किंग अशोका मेंशन अलोंग द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। देखो रान्यू अशोका का जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ये आप देखोगे तो कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक है, कर्नाटका में आप देखोगे तो ये हमारे ए यहाँ पे हो जाएगा, कंगनाहल्ली, ये कर्नाटका में यहाँ पे साइड में रान्यू अशोका के बारे में, किंग अशोका के बारे में यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिली है। तो 6 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 7वां देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल। तीनों ही आप देखोगे तो महायाना बुद्धिज्म है उसकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, महायाना जो बुद्धिज्म होती है उसकी ओरिजिन आप देखोगे तो वैसे तो ओरिजिन हमारी 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें हुई थी, लेकिन यदि आप इससे भी पुराना आप देखोगे तो 2nd बुद्धिस्ट जब काउंसिलिंग हुई थी तो उसमें क्या है कि एक जो रूढ़िवादी थी, कंजर्वेटिव थी, उसको थेरवाद बोला जाता था। तो थेरवाद ने क्या किया, जो पुराने जो विचारधारा है उनको न मानने वाले जो संघ थे उसको निकाल दिया। ठीक है, तो जो निकले हुए संघ थे उन्होंने अपना नाम रखा, उनको थेरवाद ने नाम रखा यहाँ पे, थेरवाद ने इनको निकाल दिया तो उन्होंने अपना स्वयं से नाम रखा महासंघ। ठीक है, महासंघ, और बाद में थेरवाद को उन्होंने बोला हीन संघ, और महासंघ बाद में चल के महायाना बुद्धिज्म में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में इन्होंने कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने जो पुराने जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे सुधारने की बात की गई थी। तो यहाँ पे बुद्धा की वर्शिप भी की जाती है, ट्रेडिंग ऑफ बोधिसत्व, बुद्धि के पाथ पर चलने की बात की जाती है, और इंडिविजुअल जो लिबरेशन होती है उसको न तवज्जो दे के बाकी जनों की लिबरेशन की बात करती है महायाना बुद्धिज्म। तो यहाँ पे 7 का डी आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3।
8वां दोस्तों यहाँ पे विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्ती इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो विस्ती क्या होता था, एक कंपलसरी होता था कि जो फैमिली की जो बंदे हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनको कंपलसरी स्टेट में जाके काम करना पड़ेगा एज ए टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बिस्ती में आप बोल सकते हो इट वाज ए कंसिडर द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल टैक्स डायरेक्टली मनी के रूप में ना करके लेबर के रूप में वहाँ पे पेड करते थे, और जो हमारी जो किंग की जो कामें होती थी उसमें यहाँ पे लेबर एक तरह से दान देते थे। तो 8 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिस्ती, लेबर। तो 9वां दोस्तों यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स वेयर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नया वर्ल्ड बात करोगे जो कॉलोनियल टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, यानी पहले भी थे लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसमें देखोगे तो ये हमारा टोबैको हो जाएगा, कोकोवा हो जाएगा और रबर हो जाएगा। तीनों ही हमारी न्यू वर्ल्ड में डोमेस्टिकेट किए गए थे, लेकिन इंट्रोड्यूस हमारे वर्ल्ड वर्ल्ड पहले ही हुआ था, यानी कॉलोनियल टाइम से पहले हुआ था। तो कॉटन को आप ऐसे भी रिमूव कर सकते हो, यहाँ से बी हमारा गलत हो जाएगा, और शुगर केन को यहाँ से भी सी से रिमूव कर सकते हो, वीट को डी से रिमूव कर सकते हो। तो वैसे भी आपको एलिमिनेट आप करोगे तो 9 का ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 10वां देखते हैं। बिल्डिंग कल्याणा मंडपा वाज द नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन किंगडम ऑफ। देखो कल्याणा मंडपा जो हमारी थी वो हमारी जो विजयनगरा स्टाइल थी उसके द्वारा डोमिनेट, और विजयनगरा स्टाइल में आप देखोगे तो ये हमारा बोल सकते हो कि सेकुलर फीचर भी हमारी है। तो 10 का हमारा डी विजयनगरा स्टाइल के द्वारा यहाँ पे कल्याणा मंडपा इस्टेब्लिश किया गया था, और इसमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आर्क हो गया, डोम हो गया, ये सब हमारी विजयनगरा स्टाइल में देखने को मिलते हैं। तो 10 का डी यहाँ पे आंसर हो जाता है। 11वां है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नॉन अमील। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अमील किसको बोला जाता था, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किया थी दिल्ली सल्तनत में उसको बोला जाता था। बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। दूसरे यहाँ पे बोला है एकता सिस्टम ऑफ सुल्तान डेलेंट वाज द एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। देखो यहाँ पे एकता सिस्टम की बात करें तो एक तरह से नया यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से नया था, इल्तुतमिश द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो इंटायर एम्पायर थे उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था सेवरल एकता में। तो एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये इल्तुतमिश द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो दूसरा स्टेट हमारी गलत हो जाती है, तो बी का यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और डी को भी रिमूव कर सकते हो। वैसे हमारा एक ए हमारा आंसर सही है, तो सी को भी आप रिमूव कर सकते हो। तो हमारा ए 11 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। देखो मीर बख्शी हमारी मिलिट्री चार्ज होती थी, ठीक है, और ये अकाउंट भी ऑफिस भी होल्ड करते थे। तुर्क द्वारा ये हमारी जो मोहम्मद गोरी थी उनके द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इंडिया में मुगल द्वारा यहाँ पे यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, तो 11 का हमारा ए आंसर हो जाएगा, वन ओनली। अब 12वां दोस्तों कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट संत निम्बरका। ठीक है, संत निम्बरका वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। देखो निम्बकाचार्य इसको बोलते थे, जनरली निम्बरका यहाँ पर लिखा है, सेंट निम्बकाचार्य बोलते थे, जो द्वैत वेदा जो फिलॉसफी है उसके एक तरह से यहाँ पे ये प्रमोट करते थे, और इनका 1130 से 1200 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो हमारे निम्बकाचार्य ये आप बोल सकते अकबर तो हमारे 1526 में आए थे, इनका 1130 से 1200 ईस्वी आसपास है, तो कंटेम्प्रेरी आप अकबर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, 1 को रिमूव कर सकते हो, सी को रिमूव कर सकते हो। दूसरा है सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शेख अहमद सिरमिंदी। देखो सेंट कबीर का जो जीवन काल है वो 1398 से 1518 के आसपास है, और शेख अहमद सिरंदी का जो कार्यकाल है वो आप देखोगे तो 1564, यानी बहुत ही बाद ही आए थे, और 16 से 24 तक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, नाइदर 1 एंड 2। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, टफ के कैटेगरी में आएगा। तो 12 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो गया। 13वां दोस्तों विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महात्मा गांधी वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन द एवोल्यूशन ऑफ
एबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटेंजेंट लेबर। देखो ये हमारी पहला स्टेटमेंट तो सही है कि जो हमारी सिस्टम ऑफ इंटेंजेंट लेबर थे उसको एवोल्यूशन के प्रमोट करते थे। दूसरा यहाँ पे लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड वार कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन इन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर कोल्ड वार। देखो महात्मा गांधी ने यहाँ पे डिड नॉट सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट किया था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, जो इंडियन वर्ल्ड वार में रिक्रूट करने के लिए महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था इंडियंस को रिक्रूटमेंट के लिए। दूसरा स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो दूसरा आपको यदि पता है तो आपको ए को रिमूव कर सकते हो, सी को रिमूव कर सकते हो, डी को भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर 13 का बी हो जाएगा 1 और 3। यहाँ पे दोस्तों सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था कॉलोनियल रूलर द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट हमारी सही है। तो यहाँ पे 13 का बी 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा है विथ रेफरेंस टू द मियाँ तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो मियाँ तानसेन की बात करें तो अकबर के ज़माने के हैं मियाँ तानसेन। और सबसे पहले तो जो मियाँ तानसेन थे वो आप देखोगे तो रीवा के जो किंग थे कृष्णचंद्रा उनके जो असेंबली थे वहाँ पे जाके सिंगिंग करते थे, ठीक है। और ये इन्होंने बहुत सारा जो रागा है उसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है मियाँ तानसेन ने। और सॉरी हाँ, तो और अकबर की जो कोर्ट है वहाँ पे नवरत्ना में भी काम करते थे, 9 जो ज्वेल्स थे। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो बाद में अकबर के ज़माने में मतलब बहुत बाद में गए थे, ठीक है। और इनका जो चलो ठीक है हम लोग 14वां यहाँ पे स्टेटमेंट छोड़ दे रहे हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 15वां स्विच कर देते हैं। विथ रिप्रेजेंट तो इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पर्सन। यहाँ पे पूछा है सर तेज बहादुर सप्रू पोजीशन हेल्ड। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सर तेज बहादुर सप्रू ये प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरेशन जो फेडरेशन थे उसके प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल ही सही यहाँ पे। और दूसरा है केसी नियोगी असेंबली, ये भी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थे, ठीक है। ये बहुत ही बाद में आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट इंडिया में भी काम किए हुए हैं। पीसी जोशी ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थे। तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। पीसी जोशी का आप देखोगे 1907 से 1980 के बीच में कार्यकाल है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है। 14 का डी 1, 2 और 3। अब दोस्तों यहाँ पे जो 15वां हमारा 15 देखो विथ रेफरेंस टू मियाँ तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो मियाँ तानसेन की बात करें तो तानसेन बोलोगे अकबर कोर्ट में नवरत्ना जो ज्वेल्स थे उसके पार्ट थे, लेकिन बहुत ही बाद में गए थे। उससे पहले जो रीवा के जो किंग थे वहाँ पे उसके दरबार में वहाँ पे काम करते थे, जो कि राजा चंद्रा सिंह नाम था। और लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो राजा चंद्रा सिंह जो हमारी ग्वालियर के जो किंग थे राजा विक्रमाजीत ऑफ ग्वालियर, उन्होंने मियाँ तानसेन का नाम यानी कि जो ये था टाइटल वो दिया हुआ था, ठीक है। अकबर के दरबार में बहुत ही बाद में गए थे इन्होंने। तो अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। तानसेन वाज द टाइटल गिवन बाय द एम्परर अकबर। देखो एम्परर अकबर द्वारा तानसेन का टाइटल नहीं दिया गया था, इनको जो ग्वालियर की जो किंग थी राजा विक्रमाजीत उनके द्वारा दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। वैसे पढ़ लेते हैं। तानसेन कंपोज द्रुपद ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस। दूसरा स्टेटमेंट हमारी सही है। तीसरा है तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैट्रोन तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। इनका जो टाइटल दिया गया था इंपीरियर अकबर द्वारा नहीं दिया गया था, ग्वालियर के किंग जो राजा विक्रमाजीत थे उनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। 16वां है दोस्तों, आई थिंक 15 नहीं, टोटल 16 प्रश्न पूछे गए थे। हु एमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसाइज फॉर द इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। देखो अकबर के ज़माने में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए थे, लेकिन जहांगीर के ज़माने में आप देखोगे तो जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट थी उसके द्वारा जो इंडिविजुअल जो पोर्ट्रेट थे पेंटिंग
जहांगीर खुद ही अच्छा पेंटर थे, तो 16 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद पेंटिंग जो होती थी या जो हमारी इम्फेसाइज होती थी एल्बम, उसके को इम्फेसाइज किया जाता था, तो 16 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा जहांगीर। 13 दोस्तों टोटल 2019 की 16 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लग रहा है, कोई सजेशन देना चाहते हो उसको भी आप हमें दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।